जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम के लिए आप एक ऐसा मॉडल पेपर देखने जा रहे हो जो मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि साथियों, आज की इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस क्लास की अगर बात करें तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले हिंदी को देखेंगे। 20 प्रश्न जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, उसी प्रकार आपके 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि पेपर की तैयारी के लिए अगर आप पेपर पास करना चाहते हो 2025 वाला SSC GD का, तो ये क्लास साथियों डेली होगी और डेली आपको इस क्लास को अटेंड करना होगा। एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए, परीक्षण कैसे लिखा जाता है, तो कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सेम ऐसे लिखा जाता है। चारपाई पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है। निश्चित हो जाना, दुख देना, बीमार होना, ये तो बिल्कुल राइट हो जाता है कि वो तो बीमार हो गया, उसने चारपाई पकड़ ली। अगर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आंख का समानार्थी शब्द कौन सा है, ये मुझे बताइए। अगर आंख की बात करें, आंख को गगन थोड़ी ना बोलते हैं, दूरदर्शी थोड़ी ना बोलते हैं, सर्वदर्शी भी नहीं बोलते हैं, तो लोचन बोलते हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उन लोगों का करेक्ट हो जाता है। अब देखिएगा कि 20 क्वेश्चंस में से हिंदी के कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। मैं कह सकता हूं अगर आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 में से, तो आपकी बहुत अच्छी बात। कुछ तैयारी आपको बेटर आपकी जो है तैयारी के लिए आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस, तो आप वहां से भी देख सकते हो। उसके बाद निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा। निपुण का मतलब होता है साथियों एक्सपर्ट, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, एक तरीके से बोला जाता है। तो मैं कह सकता हूं इसमें से सबसे सटीक आंसर जो जाएगा वो जाएगा अभिज्ञ के साथ, यानी कि निपुण का समानार्थी शब्द जो बनेगा वो अभिज्ञ बनेगा। उसके बाद देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करिए। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, वो मुझे बताना है। उसको तो मुमूर्षु बोला जाता है साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। जिसे मरने की कामना हो ये होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। साथियों, आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं SSC GD कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को क्रैक करना बेहद आसानी से, तो SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के नाम का ये चैनल आपके सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अगर चाहते हैं कि SSC GD का इसी प्रकार का पूरा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, तो आप देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली मैं आपके लिए क्लास लाता रहता हूं। तो चलिए, इस क्लास को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर करिए। अगर कृतज्ञ की बात करें साथियों, इसके विलोम अगर पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर अकृतज्ञ बताना है, आपको अकृतज्ञ बताना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मुझे बताइए। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आकांक्षा कैसे लिखा जाता है, क्या ऐसे लिखा जाता है, क्या ऐसे लिखा जाता है, क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ आकांक्षा सेम ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परकीय क्या, परकीय का विलोम क्या होता है साथियों। क्षत्रिय होगा नहीं, लाघव होगा नहीं, दृश्य होगा नहीं, स्वकीय हो जाएगा। यानी कि परकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा। जिनका जो लोग भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ देते हैं बिल्कुल करेक्ट होता है। उसके बाद देखिए कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उस भूमि को क्या कहा जाएगा। उजड़ कहेंगे नहीं, उपजाऊ कहेंगे या वीरान कहेंगे, यहाँ पर उसको साथियों ऊसर कहेंगे। उस भूमि को कहा जाता है जो भूमि एक तरीके से बेकार है, बंजर है, उसको ही, जहां पर उसमें कुछ उत्पन्न ना होता उसको ऊसर बोला जाता है। और उर्वर इसका विलोम होता है, यानी कि उर्वर का मतलब होता है जहां पर जो चीज उग जाए। उसके बाद देखिए साथियों कि बेटी पिताजी के साथ, इस टाइप की सवाल SSC GD में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं 20 में से कम 2 क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से मिल जाएंगी। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, जाने वाला था, बेटी है बेटा थोड़ी ना जाना वाला जाने वाली। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका सटीक आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बेटी पिताजी के साथ चलने वाली थी, जाने वाली थी। उसके बाद देखिए, टंकी की योग्यता 100 लीटर। मुझे ये बताइए कि इस योग्यता की जगह पर क्या आना चाहिए। मान लीजिए कोई टंकी है, उसमें 100 लीटर पानी आता है, तो उसको क्या कहेंगे। टंकी का आयतन 100 लीटर है, नहीं। टंकी की गहराई आप कहेंगे 100 लीटर है, नहीं। प्रतिभा भी नहीं कहेंगे, उसको क्षमता बोला जाता है। यानी कि कोई टंकी है वो 50 लीटर, जितने भी लीटर की है उसको साथियों
क्षमता बोला जाता है कि इस क्षमता की, इस टंकी की क्षमता 25 लीटर है, इसमें 25 लीटर पानी आ पाता है। उसके बाद देखिए साथियों, खाली जगह का फिर से आपसे क्वेश्चन आ चुका है कि दिल्ली डॉट 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 मलेरिया का जोर है। तो यहाँ पर दिल्ली में मलेरिया का जोर है या के ऊपर, के अंदर या के भीतर, यानी कि आपको ये बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि दिल्ली में मलेरिया का जो जोर है ऊपर अंदर भीतर थोड़ी ना बोलते हूँ। उसके बाद देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा साथियों, फटाफट बताइए। उसको साथियों दुर्गम बोला जाएगा, दुर्दम बोला जाएगा, सॉरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, फिर से वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि इसमें से कौन सा आपको इसमें से बिल्कुल राइट शब्द लग रहा है। देखिए षष्ठ नहीं होता, यहाँ पर षष्ठ होता है। और अगर कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर षष्ठ टा नहीं होना चाहिए, ठा होना चाहिए। और ठा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी, इतनी तैयारी आपकी करवा दूंगा कि कुछ नहीं आपके 80 क्वेश्चंस आपके आते हैं एसएससी जीडी में। और अगर बात करते हैं 75 क्वेश्चन की, तो 75 क्वेश्चन की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा दावा से। जो 5 क्वेश्चन आपको कम बता रहा हूं, ये आपके केवल जीएस के छूटेंगे, बाकी हिंदी में पूरा स्कोर आएगा, रीजनिंग में पूरा स्कोर आएगा, मैथ में आएगा। लेकिन जीके कम से कम इतनी पढ़ा दूंगा कि 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़े हुए आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो पकड़ लीजिए साथियों, जकड़ लीजिए, इस चैनल को कहीं मत जाने दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी रोज कराते हैं आपको इसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि आपको देखने को मिल रही, मुझे बताइए। आगामी आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होंगी। सोमवार यहाँ पर बिल्कुल सही है, परीक्षा भी सही है। आगामी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आगामी होना चाहिए। साथियों क्या होना चाहिए, आगामी होना चाहिए। मैं कह सकता हूं यहाँ पर त्रुटि है, यानी कि यहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। इसको तो साथियों विकेंद्री बोला जाता है, यानी कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको साथियों विकेंद्री बोला जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। उत्तीर्ण होगा, प्रकीर्ण होगा, संकुचित होगा या विस्तीर्ण होगा। तो यहां पर साथियों बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि संकीर्ण का विलोम क्या होता है साथियों, यहां पर विस्तीर्ण होता है इसका विलोम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, इतिहास के जानकार को साथियों क्या बोला जाएगा। अगर कोई इतिहास का जानकार है उसको क्या इतिहासज्ञ बोला जाएगा, या प्रति ऐतिहासिक बोला जाएगा, या पुरातात्विक बोलेंगे, या ऐतिहासिक बोलेंगे। तो इसको साथियों इतिहासक बोला जाता है, यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बोला जा रहा है कि पारस्परिक कैसे लिखा जाता है, ये तो परस्परिक लिखा जा रहा है और ये पारस्परिक लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो वर्तनी के दृष्टि से सही होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, पारस्परिक, यानी कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, मनोरथ किसका पर्यायवाची है। अगर मनोरथ की बात करें तो मनोरथ किसका पर्यायवाची होता है, इसका कामना होता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब देखते हैं साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। यहां से अभी आपने हिंदी के क्वेश्चन देखे, अब आप 20 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के। तो अब यहां पर आप लोग बताएंगे कि 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए, पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर से उड़ान भरता है, कह रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू की गई। तो आपको पता होगा कि 1951 से 56 तक कर थी, तो यहां पर 1951 में शुरू हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको मालूम होना चाहिए। गोदावरी जो नदी है ये प्राचीनतम भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए साथियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाए तो आपको वॉरेन हेस्टिंग लगा देना है, जो यही थे, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, उसके बाद देखते हैं साथियों कि भूकंप की तीव्रता इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है। मैं कहूंगा इसमें
सिस्मोग्राफ के द्वारा ये मापी जाती है। आंसर आपका डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि भगवान महास्वामी ने इनमें से किस स्थान पर परिनिर्माण प्राप्त किया। अगर परिनिर्माण आ जाए या महापरिनिर्माण आ जाए या मृत्यु आ जाए तो यहाँ ये कहाँ हुआ था साथियों, ये आपका पावापुरी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे साथियों, तो मुझे बताइए कौन थे, आपको मालूम होना चाहिए। सर बी एन राव ही थे संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, सर्वपल्ली। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि चीन की किस नदी को फीली नदी यानी कि येलो रिवर बोला जाता है, मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, होंगहो नदी को येलो रिवर बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन सी, मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों है आशा पूर्णा देवी, और आशा पूर्णा देवी ही ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मुझे बताइए। तो यहां पर चितरंजन दास की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, यहां पर शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो ग्रेफाइट जो है ये छड़ जो होती है कैथोड का कार्य करती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है, मैं कहूंगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, इस्पात में, निर्वात में, जल में। तो मैं कहूंगा इस्पात में, अगर ये बात आप लोग ध्यान रखते हैं, इसमें ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन है साथियों, चीनी यात्री फहान किसके शासन काल में भारत आया था, तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फहान भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है, यानी कि किस विटामिन की मदद से जो घाव होता है वो जल्दी भर जाता है, जल्दी ठीक होता है। तो आंसर आपका जाएगा जो है विटामिन के साथ। अगर विटामिन के की बात करते हैं तो घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रपात जोग किस राज्य में उपस्थित है, ये साथियों कर्नाटक में है, यानी कि जोग जल प्रपात ये कर्नाटक में आपको बता देना है अगर आपसे पूछे। अगला क्वेश्चन कि पूर्वी और पश्चिमी घाट इनमें से किस स्थान पर मिलते हैं, हमें बताइए। ये साथियों नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आपको याद रखना है कि पूर्वी पश्चिमी घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित, अगर इसकी बात करें तो साथियों ये शनि ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह से संबंधित है साथियों, ये शनि ग्रह से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अगर पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग की बात की जाए तो यहां पर सबसे छोटे अंग की हम बात करते हैं तो यहां पर ग्राम पंचायत पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है, तो मैं कहूंगा साथियों डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। WWW का यहाँ पर पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, बात आपको याद रखना है। अब यहां पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कौन से क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर अगर बात करते हैं हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से बताया गया, तो वर्क का संबंध किसके होगा, वर्क का संबंध किससे होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो हृदय से संबंधित जो भी कोई दिक्कतें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो कौन देखता है, वो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं। तो उसी प्रकार वृक्क से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन देखता है, वो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, जैसे 64 का संबंध 4 से, उसी प्रकार किसका संबंध 9 से होगा, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करिए 4 का क्यूब ही तो है, 4 गुणा 4 कितना होता है, 4 चक्कू कितना होता है, 4 4 4, तो ये 64 होता है। तो उसी प्रकार 9 गुणा कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, यानी कि 729 ये 9 का क्यूब हो जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। HGUOR को लिखा जाता है HTOOMS, तो आपको बताना है यहाँ पर किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों बात करें कि H से H हो गया, G से ये T हो गया है, U से O हो गया है और O से साथियों कुछ है। तो यहाँ पर कुछ संबंध यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा है। तो एक बात करें यहाँ पर, इसको यहाँ से पढ़ें SMO, स्मूथ लिखा हुआ उल्टा SMOOTS, तो ये स्मूथ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर साथियों हम लोग अगर इसको उल्टा पढ़ते हैं तो ये हमारा रफ होता है। तो स्मूथ का मतलब होता है साथियों कोमल, और रफ का मतलब होता है साथियों, रफ का होता है मतलब एक तरीके से कठोर। तो यहाँ पर साथियों इसको अगर देखें तो यहाँ पर टेंडर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एक सेकेंड, टेंडर, ये आपका टेंडर लिखा हुआ, तो ये साथियों आपका टेंडर हो जाएगा। तो टेंडर की शब्द की अगर हम बात करते हैं तो टेंडर का मतलब होता है, टेंडर का उल्टा साथियों, टेंडर का उल्टा साथियों आपसे कुल मिला के यहां से पूछा जा रहा है। तो मुझे बताइए टेंडर का उल्टा अपोजिट क्या होता है, चलिए बताइए। टेंडर मतलब वही होता है, यानी कि कोमल, कोमल ही होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर टफ होना चाहिए। टफ कहां पर लिखा हुआ, TOGH, TOUGH, आपका ये लिखा हुआ TOGU, यहां पर स्पेलिंग अलग है। तो टफ आपका ये हो जाएगा, रफ एंड टफ एक तरीके से बोल सकते हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। तो ऐसे भी साथियों सवाल आपसे कुल मिला के पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए कि यहाँ पर नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। 3 है, 15 हो गया, फिर 4 है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, ये अगर यहाँ पर हम बात करें, ये 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया है, और 6 से अब आपको बताना 15 से 16 और 16 से 17, ये आपका 17 से ये आपका 18 आ जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये 18 आ जाता है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया और वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होता है। आर है, ओ है, एल है, आई है, एफ है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, ये होता है साथियों आर 18 पर, और ये होता है 15 पर, और ये होता है 12 पर एल, और आई होता है 9 पर, और ये होता है 6 पर। अब यहाँ पर 3 का घटाव चल रहा है, तो ये आपका 3 घटाएंगे 15, 3 घटाएंगे 12, 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर सी आपका जो आएगा 3 घटाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट नंबर का सवाल है। यहां पर आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या आपका होता है। चलिए देखिए यहां पर साथियों, ई आपका 5 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जी 7 पर होता है, एच 8 पर होता है। उसके बाद एम 13 पर होता है, एन 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है, पी 16 पर होता है। तो देखिए कितना कितना यहाँ पर बढ़ाया गया, 5 से 6, 5 6 7 8, एक प्रकार से लगातार सीरीज का नंबर चल रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर बोलूंगा कि 5 बढ़ाया गया है। और यहाँ पर साथियों कितना बढ़ाएगा, यहाँ पर आपका एक ही बढ़ा, लेकिन ये लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए 17 है, 18 है, और एस आपका 19 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा हम नहीं बता सकते, लेकिन एक रूल जो यहाँ पर लग रहा है कि लगातार गिनतियां हैं, लगातार अल्फाबेट हैं, आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा ऑप्शन आपका जो होगा जिसमें लगातार अल्फाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे। तो कुल मिला के देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या लगातार है, नहीं, ये 17 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 19 आना चाहिए, 30 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 21 22 23 ये आपका लगातार है, यानी कि आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसके बाद देखिए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब दिखाएगी। तो चलिए अगर इसको साथियों दर्पण रखा गया और ऐसे करके यहां पर ये दिखाया जाए तो कुल क्या होगा साथियों, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए गोला जैसा है सेम वैसे दिखाई देगा, जैसी लकीर यहाँ पर है वो भी वैसी दिखाई देगी, जैसे ये चीज है वो भी वैसे दिखाई देगी। बस ये चीज जो इधर है ये इधर चली जाएगी और ये साथियों जो है ये इधर आ जाएगी।
ऐसा साथियों कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर डी में नहीं। तो यहां पर ऐसा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर दिख रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होता है। कह रहा है कि उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बताइए, प्रबंधक है, मजदूर संघ है और कामगार हैं। तो यहाँ पर इनके आंसर देख लेते हैं साथियों। अगर यहाँ पर हम बात कर लें कि ये आपके प्रबंधक हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? ये आपके प्रबंधक हो गए। और प्रबंधक के अंतर्गत साथियों मजदूर संघ आ जाएगा और ये आपका मजदूर संघ हो गया और ये आपका साथियों कामगार संघ हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इसको साथियों थोड़ा सा हम जूम आउट कर देता हूं, छोटा कर देता हूं। देखिए यहां पर हम लोग छोटा कर देते हैं। 1 मिनट। देखिए कहां चली गई स्लाइड? 1 मिनट। हाँ चलिए, देखिए आ गया नंबर। देखिए हाँ चलिए ठीक है। अब यहां पर साथियों ये छोटा हो गया, क्वेश्चन आपको फुल दिख रहा होगा। कह रहा है कि कमल को साथियों तारा घर जाना है। एक कमल लड़का है, उसको तारा घर जाना है। अतः हुआ अपने घर से पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला और यहां से मान लीजिए ये अपनी 1.5 किलोमीटर चला और फिर बोला कि वो दाईं ओर चलता है और वहां पर दाईं ओर मुड़ करके ये 2.5 किलोमीटर चल गया। तो ये दाईं ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर चल गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर फिर पूरब की ओर मुड़ा और वहां पर 1 किलोमीटर चला और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मोड़ दिया, फिर 4 किलोमीटर चला दिया, फिर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वो 2.5 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 1 किलोमीटर यहां तक आएगा, ये 1 किलोमीटर है और बाकी ये चल जाएगा 1.5 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा साथियों? 2.5 किलोमीटर ये चल दिया। अब कह रहा है कि वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आरंभिक बिंदु इसका ये था, अभी वो यहां पर है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? देखिए 2.5 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है, यानी कि 6.5 किलोमीटर मैं कह सकता हूं। तो 6.5 किलोमीटर आपका आंसर आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है कि यहां पर साथियों आपको क्या करना है? 1 मिनट। देखिए कहां गया क्वेश्चन मेरा? देखिए 1 मिनट। चलिए देखिए उस क्वेश्चन को हम निकाल लेते हैं साथियों, फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहां पर कथन और निष्कर्ष वाला अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन आया साथियों? कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं। देखिए कथन में साथियों कहा गया है कि कुछ कागज कलम है। मान लीजिए साथियों ये आपके साथियों क्या हो जाएंगे? ये आपके कागज हो जाएंगे और मान लीजिए इतने कागज जो हैं साथियों ये आपके कलम हो जाएंगे। फिर कहा गया कि सभी पेंसिल कलम है, यानी कि सभी पेंसिल कलम है। तो पेंसिल हमें साथियों यहां पर बनाना पड़ेगा। अब निष्कर्ष देखिए कि कुछ कलम पेंसिल हैं और कुछ कलम जो हैं पेंसिल है, बिल्कुल सही। इतने कलम पेंसिल हो जाएंगे। अब कुछ कलम कागज हैं, कुछ कलम कागज हैं, बिल्कुल साथियों कुछ कलम कागज भी हैं, यानी कि ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं निष्कर्ष 1 और 2 बिल्कुल सही है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, अब आपके मैथ के क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपने देखा हिंदी के 20 क्वेश्चन, फिर देखे आपने सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के देखे और 10 क्वेश्चन अब आप मैथ के देखेंगे। एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन सभी होंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूछा गया है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपकी क्या होती है? इन दोनों की अगर गुणा करवाते हो तो आपका क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, तो हमें आंसर भी सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई जो है आपकी जो है 50 जो है आपकी सेंटीमीटर है।
अब 1 मीटर को साथियों अगर मीटर में बदलें तो 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपका जो होगा ये 100 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर जब इनका गुणा होगा तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी कि 5000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 450 सेबों में से 30% सड़े हुए निकल गए तो सही हालत में कितने होंगे। देखिए 450 सेब थे तो ये साथियों 100% आपके सेब होंगे, यानी कि 450 जो सेब होंगे ये 100% होंगे और 30% आपके सड़े निकल गए तो कितने प्रतिशत शेष से बचे, यानी कि 70% आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए साथियों ये हो गया आपका 1% साथियों, एक ये हो गया 1%। अब इसकी गुणा हम लोग 70 से करते हैं और यहाँ पर 70% निकालने के लिए इसकी ही गुणा हम लोग 70 से करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और यहाँ पर 45 की गुणा 7 से कराते हैं, 7 35 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर 315 से बिल्कुल करेक्ट हालत में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 2/7 गुणा 1/8 प्लस माइनस 3/7 भागित 6/14। तो यहाँ पर साथियों ये कुछ नहीं है, ये आपका जो है 2 बटा कितना आ जाएगा, 2 बटा आपका कितना आएगा 56 आएगा, प्लस आपका 3 बटा कितना आएगा 7 आएगा। अब भाग है इसको गुणा में कर दीजिए। अब शर्त ये है कि इसको उल्टा पलटी करो और शर्त ये है कि ये 14/6 आएगा, यानी 6 आपका जो कट जाएगा, 6 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 हाँ 2 3 6 3 3 3 मतलब ये भी हाँ सब कुछ तो कट चुका। 2/56 और प्लस 1/1 तो 2 हो गया यहाँ पर और प्लस 56 और बटा में 56। तो ये साथियों कहाँ आ जाएगा, ये आपका बटा में 56 इक्वल टू 58/56 और यहाँ पर इसको कर देते हैं तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना यानी कि 29/28 आपका आंसर आएगा। क्या ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो बिल्कुल सही था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए किसी संख्या का 1/4, तो मान लीजिए किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या x मान लेते हैं, किसी संख्या का आया है, का मतलब होता है गुणा, गुणे का मतलब होगा 1/4। अब यहाँ पर कि उसी x संख्या के फिर से गुणा आ गया, यानी का फिर x गुणा 1/3 का 12 कम है, यानी कि अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x/4 और x/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों बड़ा नंबर पहले पर आता है, माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 4 - 3 और 3 - 4 थोड़ी ना लिखोगे। तो यहाँ पर बड़ा साथियों क्या है, तो यहाँ पर बड़ा आपका x/3। तो यहाँ पर x के 3 हिस्से करे तो एक हिस्सा बड़ा होगा, x के 4 हिस्से कर दे तो x के ज्यादा हिस्से यहाँ पर जो हो गया तो एक एक हिस्सा छोटा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के 3 हिस्से होंगे। तो यहाँ पर मैं कहूंगा x/3 माइनस x/4, इन दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पर 12 कम आएगा। तो यहाँ पर जब इनको घटाएंगे तो ये आपका 4x आ जाएगा, 4x माइनस का 3x बटा में 12 इक्वल टू 12। अब 12 की गुणा 12 से हो जाएगी तो यहाँ पर 4 में से 3x जाएगा, 12 की गुणा 12 से कराएंगे तो 144 हो जाएगी। तो कुल मिला के वो संख्या आपकी 144 हो जाएगी। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है और तथा 7वीं संख्या आ जाने से तो उनकी औसत क्या होगा। अब देखिए साथियों 6 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि 6 संख्याओं का औसत 12 बताया गया है। अब यहाँ पर 6 संख्याओं का योग अगर 12 की गुणा 6 से कराएंगे, 12 दूना जो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो यहाँ पर 12 छंग 72, यानी कि ये आपका योग हो गया। यानी कि यहाँ पर 7वीं संख्या आ जाने से मान लीजिए 6 की जगह पर यानी कि 7 के 7 लोग हो जाते हैं, तब इनका औसत कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि 7 लोगों का योग अगर 7 की गुणा 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो ये 7 लोगों का साथियों क्या आ जाएगा, योग आएगा। तो 7वीं संख्या क्या होगी, तो 6 लोगों का योग ये है साथियों और 7 लोगों का योग ये है।
तो एक इसमें एक्स्ट्रा जा रहा हूं, यानी 72 से 77 हुआ, तो 5 जो है ये 5 सातवीं संख्या ही तो है। ये क्या है, ये सातवीं संख्या ही तो है, और सातवीं संख्या क्या होगी, 5 होगी, और यही आपसे पूछा गया था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है ये बटे में है, यानी कि 7 + 7 ब्रैकेट ऑफ भागे 7 बटे में 5 + 5 भागे 5। अब यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको जोड़ लोगे 21 आ जाएगा, और ये भागे 7 तो ये 7 आ जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट नहीं है यहां पर साथियों, तो हम क्या करेंगे साथियों, 5 की भागे 5 से कराएंगे, यानी कि 1 आएगा। अब जब 1 यहां पर आ जाएगी तो 5 + 5 10 11 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहां पर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो 21/7, और ये एक प्रकार का भाग ही तो है, यानी कि ऐसे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर मैंने एक भाग, एक तरीके मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि यहां पर ये तो यहीं पर कट जाएगा, 7 × 7 7 × 21, यानी कि 3/21 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, अब आपको ये चीज आ गई, यानी कि अब आपको ये चीज आ गई। मैं आपको बताया था कि अगर भाग का निशान है तो उसको गुणा में बदल लीजिए और उल्टा पुल्टी करा दीजिए। जैसे कि 11/1 है तो 1/11 हो जाएगा, और ये आपका 3/11 है, और 3/11 आपका होगा तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, 3/11 बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 450 में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 10% की छूट दी गई, यानी कि उसको 90% में बेचा गया, और जब 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 90% में बेचा जाता है, 450 में बेच देते हैं, तो उसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 90% की वैल्यू 450 है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कराइए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, और 9 × 5 = 45, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ये ABCD होना चाहिए। तो कुल मिला के 500 उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचा जाता है तो 60 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ तो पता है कि यहाँ पर जो है 60 रुपए को प्रतिशत में बदलना है, 60 × 100 लगा देंगे। अब 460 रुपए में बेचने पर, ये तो विक्रय मूल्य है, जब किसी चीज को 460 रुपए में बेचा है तो 60 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि इस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, 400 रुपए में खरीदा होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए नीचे क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य 400 है, तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 4 × 4 4 × 5 20 हो जाएगा, यानी कि यहां पर साथियों 15% ये लाभ कहलाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 25% का 25%, देखिए 25% कहा गया है तो यहां पर नीचे 100 आ जाएगा, का कहा गया तो गुणा आएगा, फिर 25 2200, तो ये भी साथियों 1/4 आएगा, जब काटोगे तो 1/4 ये भी आ जाएगा। तो यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/16 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। अब देखिए ये छोटा है, ये इसको देखिए यहां पर जोरो बढ़ाते हैं। अब यहां पर 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96, यानी कि 4 अभी भी बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लीजिए, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो क्या ऐसा करके कहीं पर आंसर आ रहा है, 0.062, ये कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो चलिए साथियों उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होता है। यहां पर बात करें a + b 1/a, यानी कि 1/a = 7 है, तो ये साथियों a² है, और ये भी a² है। आप लोग ये वाला देखिए, तो ये स्क्वायर और 1/a² का मान क्या होगा, कुल मिला के ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने एक सूत्र सुना होगा, उस सूत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है साथियों, a² + b² + 2ab। आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों क्या कि a + a/a
ब्रैकेट बंद बराबर साथियों आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 7। इन दोनों का आप क्या करो, ऐसा करो स्क्वायर करा दो। अब जब आप इन दोनों का स्क्वायर करा दोगे तो ये कैसे खुलेगा, अब ये a हो गया और ये पूरा b हो गया। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब a का स्क्वायर साथियों a का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर यहाँ पर 1/a है तो इसका b का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर +2ab आएगा, 2 तो ये होगा, a क्या है a और b क्या है 1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बराबर 7×7=49 आपका आ जाएगा। तो ये इस ए से इस ए को कैंसिल कर देता है, a² प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर एक बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये 2 1 कम 2, ये 49 के उधर चला जाएगा माइनस का, यानी कि 49 - 2। अब देखिए साथियों कि a² प्लस 1/a² बराबर आपका क्या बचेगा, 47 बचेगा। कुल मिला के एक बार प्रश्न को देखिए और इसको देखिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि a² प्लस 1/a का मान क्या होगा, तो मान मैंने निकाल दिया, a² प्लस 1/a² का मान 47 होगा। तो 47 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों पूरा निचोड़ था, पूरी मैथ का, पूरी रीजनिंग का, पूरी रीजनिंग जीके जीएस सभी का निचोड़ आपने देखा। ये एसएससी जीडी की क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। डेली क्लास लेना चाहते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 2-4 फ्रेंड तक शेयर जरूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग आगे आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।